बच्चा होने के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि दिन में मेरे बेटे का स्कूल वगैरह होता था, उसको छोड़ने जाना, लेने आना, ये तो होता ही था कि फेलियर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस जिसे कहते हैं। सर आपका सेक्शन आया था, जो आपने क्वेश्चंस वहाँ पे शिफ्ट वाइज़ एनालाइज़ करता अच्छा, मैंने लिया था शिफ्ट 1 का, दिखा था क्या अपनी वाला? जी हाँ। मिलाने के लिए था, तो आपके वहाँ से मैंने मिलाया जो क्वेश्चंस, तब शायद से गलत निकला, बाकी 17 क्वेश्चंस मेरे राइट पड़े। बोलते हैं ना, अभी तो इतना पढ़ लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। सर वो 2 क्वेश्चन कब 2 घंटे में बदल जाता है ना, पता ही नहीं जी। चलता। जी, कुछ लास्ट मुझे क्वेश्चन्स पूछने हैं। आपके लाइफ के 3 लर्निंग्स बताइए, खास करके अगर मैं फीमेल एस्पिरेंट अगर एग्ज़ामिनेशन देना चाहे और उसके साथ जो मैरिड वुमेन है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नागेश और आज आपके सामने मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे सेशन कर रहा हूँ, जो एक मदर है एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट मुझे यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मैं टाइमिंग को कैसे मैनेज करूँ? मेरे पास टाइम मैनेज नहीं होता है, कब कौन-सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कब कौन-सा एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए। सब कुछ जो है आज आपके सामने टाइमिंग को लेकर जो खास करके आपको इश्यूज़ आते हैं, उसके बारे में आज मैं यहाँ पे खुशबू के साथ ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। First of all, Khushbu, congratulations that you cleared SBI clerk examination and welcome to the Smart Kida platform. So it's on you. बताइए आपकी जर्नी कैसी थी और ये जो सक्सेस है, इस सक्सेस को आप कैसे देखना चाहोगे? जी सर, पहली बात तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। अ, मेरी जर्नी सर काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जर्नी काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है। वो मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में। ओके, तो बीइंग अ साइंस फील्ड, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बैंकिंग सेक्टर में कभी आऊँगी प्रिपरेशन के लिए। फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस मेरे घर पे ऐसे थे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कहीं न कहीं क्रैक करना था, कोई भी एक। तो मेरी हमेशा से टारगेट, जब से मैंने मुझको पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग वगैरह में होता है, तब मुझे उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था रेदर देन अदर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी या रेलवे, उसमें नहीं। क्योंकि मेन बात ये है कि सर एसएससी वगैरह में आपको जीके वगैरह, मतलब सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना पड़ता है, एंड मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता था। जीए जैसे-तैसे यहाँ पे पढ़ लिया जाता है मुझसे, लेकिन इतना मगिंग अप मुझसे नहीं होता, इतना मेमोराइज़ मैं नहीं रह पाती। ग्रेट, ग्रेट। सो यू हैव चोज़न द बैंक एग्ज़ामिनेशन एज़ बीइंग मैं सिम्पलेस्ट तो नहीं कहना चाहूँगा बट एक जल्दी एग्ज़ामिनेशन होता है एंड उसके साथ ही प्रीलिम्स, मेंस एंड आपके सामने रिज़ल्ट भी जो है विदिन 7 टू 8 मंथ्स के अंदर-अंदर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आपके हाथ में ये जॉब जो है आ जाएगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेजुएशन, यू डिड अ ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी इन 2015 राइट? आपने वहाँ पे पीजी किया। 2015 से लेके ये 2024 तक का जो सफ़र है, 2024 में एग्ज़ामिनेशन कंसिडर कर रहा हूँ, तो लगभग मैं कहना चाहूँगा कि 8-9 साल हो गए इसके अंदर, तो ये जर्नी जो है आपकी कैसी रही है? आपने बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन क्यों देना चाहिए करके तो ये तो आपने क्लियर कर दिया, बट आपने सीरियसली बैंक को पढ़ना कब स्टार्ट किया, बैंक एग्ज़ामिनेशन को? जी सर। सो 2016 में मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला कि इस एग्ज़ाम के बारे में, तो आईबीपीएस क्लर्क मैंने उस टाइम फर्स्ट फॉर्म भरा था, और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझसे प्री क्लियर हो गया था आईबीपीएस का। फिर मैंने सोचा, क्योंकि पहला एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा अगर प्री निकल जाए, उसके बाद मैं मेंस का पढ़ूँगी। तो इतनी मैंने की वहीं पे कि प्री होने के बाद में मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। विदिन 1 के अंदर आपका मेंस शेड्यूल है, तो उसके अंदर 6 मंथ्स का ऐसे का जीए नहीं प्रिपेयर कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता 2 वीक्स जी। तो फिर अ, जो होना ही था मुझसे क्लियर नहीं हुआ उसका मेन, और मैंने आरआर। सो वो गलती थी आपकी, मैं कह सकता हूँ कि जो आपने वहाँ पर गलती करी कि 2015 में अगर आप प्रीलिम्स के साथ मेंस भी पढ़े होते, तो कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन मतलब जो बैंक की एग्ज़ामिनेशन है, वो 2015 के 16 के अंदर ही क्लियर होता। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर एक वीडियोज़ के अंदर मैं आपको कहता हूँ कि जभी भी आप बैंक एग्ज़ामिनेशन को प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको प्रीलिम्स के थोड़े भी कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, 50-60% अगर आपने प्रीलिम्स को स्टार्ट किया है, तो उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज़ मेंस एग्जामिनेशन ही डिसाइड करता है कि आप बैंक में जॉब करने वाले हो या नहीं करने वाले हो करके। प्रीलिम्स निकाल कर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, बट प्रीलिम्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद? उसके बाद सर फिर मैंने आरआरबी का भी दिया था एग्ज़ाम, वो भी उसका मेरा प्री भी नहीं निकला था आरआरबी क्लर्क का। मैंने पीओ भरा ही नहीं था, और मैंने एसबीआई का भी फॉर्म नहीं भरा था, ना ही पीओ ना ही क्लर्क, क्योंकि मुझे लगा कि एसबीआई बहुत एक डिफ़िकल्ट जॉब है। उसका लेवल बहुत हाई आता है, तो मुझसे नहीं होगा शायद से।
तो फिर मैंने जब मेरा आईएलटीएस का कब मेंस नहीं निकला तो मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी वहीं पे। तो कुछ मंथ्स का ही मेरा ये जर्नी रहा था 2016 का। मैंने बहुत जल्दी क्विट कर दिया, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में मूव कर गई। इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर पे चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी जॉब कर लेती हूँ कोई भी एक, ताकि घर में मदद पड़े। तो मैंने फिर टाइमर देके स्विच कर लिया, बट माइंड में बैक ऑफ द माइंड करी था कि शायद एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी मुझे, मैंने शायद बहुत जल्दी हार मान ली। तो मुझे कहीं लगता था, फिर मैंने उसको चलो ओवरकम करके आगे बढ़ती रही। मैंने टीचिंग में मैंने स्कूल में पढ़ाया, मैं टीचिंग करती थी। फिर 2018 में आई गॉट मैरिड। फिर 2020 में लॉकडाउन वगैरह चला। उस वक़्त मुझे लगा कि अभी तो घर में ही सब बैठे हैं। मेरा भी सिंस मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था घर से। मैंने सोचा कि एक बार और कोशिश किया जा सकता है बैंकिंग के लिए। अब लेकिन क्लर्क का जो एज है वो निकल चुका था। सिर्फ़ मैं पीओ एलिजिबल थी क्योंकि तब मेरा 30 हुआ था। मैंने सोचा चलो पीओ ही दे देती हूँ। आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ मैंने दोनों फॉर्म्स भरे। दोनों का ही क्लियर हो गया मेरा। और मेरा सिर्फ 0.83 मार्क्स और एक का 2 मार्क्स ऐसा कुछ से रह गया था। अच्छा, मेंस रह गया आपका थोड़े मार्क्स से बहुत। बहुत ही थोड़े मार्क्स से रह गया था, तभी मुझे इन 2020 2020 में। 2020 कोरोना ओके, के टाइम। फाइन। हुँ। तब फिर मुझे लगा कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा देरी हो जा रहा है। अभी मैं अगर कभी, क्योंकि 30 होने ही वाला है, अब मैं कब करूँगी? फिर मुझे एक फैमिली भी स्टार्ट करनी है, एक इश्यू भी लेना है क्योंकि भी बढ़ रही है। बीइंग अ वुमन ये तो होता ही है। तो फैमिली प्लानिंग 2022 में फिर मैं आई गिव बर्थ टू अ बेबी बॉय, मेरा एक बेटा। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे मेरे एक्स हस्बैंड से सेपरेशन लेना पड़ा। तो इट वाज़ अ डिवोर्स जो 2024 में हुआ। उसी दौरान मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरे सामने तो एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई जैसा सिचुएशन था कि को देखना है, मेरी मम्मी भी है मेरे साथ में, उनको भी देखना है, उनकी भी एक हो रही है, मुझे भी लाइफ में करना है। बहुत सारी चीज़ें थी, जो प्राइवेट जॉब से हो नहीं सकती सर, कि हम लोग वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करते हैं और मैं सिलीगुड़ी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ पे सर प्राइवेट का बहुत ही मतलब बुरा हालत है। अगर आप टीचिंग जाते हैं तो आपको मुश्किल से 15 टू 20,000 ही मिलता है और उसके खर्च उस हाँ, हाँ, हाँ। उस उतने अमाउंट में आप आपके बेबी को रेज़ करो और उसके बाद जो है उसके आगे का फ्यूचर डिसाइड करके आपने सोचा कि मुझे एक और बार जो 2016 के अंदर आपसे छूट गया था प्रिपरेशन, चलो उसको एक और बार रिज़्यूम करते हैं। 2020 से भी आपने किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेंस एग्ज़ामिनेशन आपसे वहाँ पे कुछ नंबर से जो है रह गया। उसके बाद आपने अगेन 2024 के अंदर स्टार्ट किया प्रिपरेशन करने के लिए, राइट? ओके, फाइन। तो उसके बाद 2025 में जैसे कि मे बी देयर आर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कुछ जिनका बीच-बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहिए या जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन हो गया या कोई फैमिली इश्यूज की वजह से जो है उनका प्रिपरेशन बीच में गैप आता है। हर एक के स्टूडेंट के लाइफ में ये चीज़ होती है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, बट कहीं न कहीं जो है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, आपका तो 3-4 साल का गैप था। तो उस फेज़ को आपने कैसे, मतलब जो भी आपने 2020 के अंदर पढ़ाई की थी ऑब्वियसली उसका आपको हेल्प यहाँ पर हुआ होगा। 2016 का बैंक एग्ज़ाम का लेवल अगर देखें और आज के लेवल के अंदर जो है ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। एंड इवन 2020 की भी अगर हम बात करेंगे तब भी जो है 3-4 साल के अंदर-अंदर एग्ज़ामिनेशन जो है अभी बहुत आगे जा चुके हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज़ आगे जा चुका है, पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो एसबीआई पीओ के अंदर जो है पहला इंग्लिश का 30 मार्क्स का वेटेज था उसको 40 कर दिया प्रीलिम्स में, मेंस में कम कर दिया। तो इन सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है थोड़ा न थोड़ा आपको हेल्प हुआ होगा, बट आपने सीरियस कौन से मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि नहीं मुझे अभी एग्जामिनेशन देना है एंड डू और डाई सिचुएशन है। तो वो वहाँ से जर्नी अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपने कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्लान किया? कैसे-कैसे आपका टाइमिंग रहा? ये सब चीज़ें के बारे में बताएँगे थोड़ा? हाँ जी सर। तो जैसे आईबीपीएस का कैलेंडर काफ़ी पहले ही आउट हो जाता है, क्योंकि उन लोग तो बुक करते कि कब एग्ज़ाम है। तो मैंने जब जैसे 2024 के स्टार्टिंग में ही फरवरी से मैंने जब मुझे पता चला कि मैं डिवोर्स्ड हूँ, पर फिर भी मैं क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बैठ सकती हूँ। उसी के लिए मैं एलिजिबल हूँ अप टू द ईयर, मतलब 35 इयर्स तक मैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर पाऊँ। तो जैसे ही मुझे पता चला उसके बाद तो मैं तुरंत ही बैठ गई बुक्स लेके पढ़ने के लिए। तो मुझे बैंकिंग का एक आइडिया था कि क्या-क्या आता है उसमें, तो सिलेबस क्लियर थी, उसके लिए मुझे नहीं ढूँढना पड़ता था। प्लस मुझे सोर्सेज़ भी कुछ-कुछ याद थे कि मैंने किन से पढ़ी थी तब। तो तो वो भी मैंने यूटिलाइज़ किया इसमें। तो
फरवरी, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज 2024 फरवरी मंथ से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअल। एक सीरियस प्रिपरेशन आपने वहाँ से स्टार्ट किया 2024 में, फरवरी से, राइट? तो वहाँ से आपने स्टार्ट जी, तो वहाँ से आपने जो स्टार्ट किया और आपने 2024 में कौन से एग्ज़ामिनेशन दिए और अभी आपने कौन से क्लियर किए, थोड़ा बताएँगे पहले? जी सर, मैंने 2024 में दिया। फर्स्ट एग्जाम जो था वो था आरआरबी क्लर्क। काफ़ी तरीके से बताया, मैं सिर्फ़ ही क्लरिकल के लिए एलिजिबल हूँ, पीओ तो मैं चाह के भर सकती हूँ कि वो है ही नहीं प्रोविज़न। तो मैंने आरआर फर्स्ट दिया था, जिसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली वापस से प्री क्लियर हुआ ही नहीं उसका। तो हाँ, पड़ता है वो आउट ऑफ 80 से हम लोग के स्टेट में आउट ऑफ 80 कुछ 77 या ऐसा कुछ कट ऑफ किया था। ओके। मेरा 71 या 2 ऐसा कुछ मार्क्स था, तो बहुत ही बड़े कम मार्जिन से तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने दिया क्लर्क का एग्ज़ाम, जिसका में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। उसका 100 मेरा 91.5 मेरा आईपीएस क्लर्क के अंदर? एपीएस क्लर्क के अंदर प्रीलिम्स ठीक है, ओके, हाँ। की गई थी यहाँ से, तो मेरा ये फिर मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैंने जैसे मेंस के लिए तभी से मैं तो साइमल्टेनियसली इस बार मैंने वो गलती रिपीट नहीं की, मैं प्री के साथ-साथ मेंस को भी लेके चल रही। चल ही था, हाँ, जो आपने 2016 के अंदर गलती की थी, वो आपने यहाँ पर नहीं किया। एंड आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स निकला, मेंस दिया आपने, उसके बाद मेंस में क्या है? मेंस में जब मैंने दिया सर, बाकी मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मेंस के टाइम पे मैंने जीए सेक्शन को बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया था इस टाइम पे, बट मैंने कुछ गलत चूज़ कर लिए थे, जिस वज़ह से मेरा मतलब क्या बोलूँ, मैंने नोट हाथ से बनाना स्टार्ट किए थे, जो भी मेरी एक और गलती थी कि हाथ से बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जी, स्टूडेंट्स को। आपको ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी के ज़माने में क्या करते हैं कि स्मार्ट वर्क के जगह पे खुद अपने हाथों से नोट्स लिखते हैं। तो जैसे कि हमारे स्मार्ट ट्रेडर के प्लेटफ़ॉर्म पे सीए मॉक ड्रिल के अंदर अगर मैं बताए जाऊँ, तो 20-21 न्यूज़ होता है डेली के बेसिस पे। तो 20-21 न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको अपन बार-बार क्या करते हैं, लिखेंगे। तो लिखने के बाद ऑब्वियसली है कि 30 दिन के अंदर इतना करंट अफेयर हो जाता है कि आपको बाद में रिवाइज़ करने के लिए टाइम बहुत जाता है। तो आपने ये जो इश्यू फेस किया कि करंट अफेयर्स के नोट्स आपने हाथ से लिखना जो स्टार्ट किए थे, उसके बाद आगे जो एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन हुआ, उसके अंदर आपने उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए? जी सर, तो पहले क्या हुआ था, आईपीएस क्लर्क के दौरान मैंने हाथ से नोट लिखे, मेरे पास कॉपी पे भरे हुए थे मंथ के सारे नोट्स। मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था। हाँ, लेकिन वो काफ़ी भारी हो गए थे मेरे लिए रिवाइज़ करना, फिर भी मैंने रिवाइज़ किया उनको जैसे-तैसे, जिसकी वजह से मैं मैथ्स और रीज़निंग में उतना टाइम नहीं दे पाई थी। क्योंकि ये सारा लिखना, पढ़ना, इसमें इतना टाइम जाता था, फिर बच्चा है घर पे, फिर मुझको बाकी काम भी होते, तो मेरे लिए मैथ्स, रीज़निंग में फ़ोकस ही मेरा चला गया। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा कुछ किया, ज़्यादा टाइम मैंने करंट अफेयर्स को दिया। लेकिन जब एक्चुअल में बैठी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे सिर्फ़ 6 या 7 क्वेश्चन्स बन रहे हैं करंट अफेयर्स से। इतना 1 साल पढ़ने के बाद भी? हाँ, पढ़ने के बाद भी मुझे तो मेरा दिमाग ही तब घूम गया कि मैं अभी क्या करूँ? मुझे लगा गया मेरा एग्ज़ाम। फिर मैंने जो और एक बड़ी गलती की, वो थी कि मैंने तुक्का मार दिया। अच्छा, शॉर्ट आंसर के पीछे भागे कि ये होगा, ये होगा। ये मैंने पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि ये आएगा, तो मैंने कुछ भी मार्क कर दिया, जिसका मेरा बहुत ज़्यादा मुझे हर्जाना भुगतना पड़ा कि मेरे कितने सारे मार्क्स नेगेटिव में चले गए। सही मार्क्स भी मेरे चले गए नेगेटिव तो में। आपका आईबीएस क्लर्क मेंस नहीं निकला वहाँ पे, उसके बाद आप अगेन एसबीआई क्लर्क के लिए स्टार्ट किए। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क में आपने जो मिस्टेक किए थे आईपीएस क्लर्क के अंदर, वो एसबीआई क्लर्क के अंदर आपने कैसे ओवरकम किए? खास करके अगर मैं जीए की बात करूँ तो? नहीं, अभी मुझे मेरी जीके की सोर्स को चेंज करना चाहिए, तब मुझे मालूम चला स्मार्ट किया सीए मॉक ड्रिल्स के बारे में। इसके बाद मुझे मालूम चला, एंड सिर्फ मालूम नहीं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट के फीडबैक देखे। फिर आप लोग चैनल पे सर आप लोग वो क्या बोलूँ मैं, पिक्चर जब तो स्मार्ट पास वो जो पिक्चर आप डालते हैं स्लाइड्स वगैरह करके कि हाँ, ये एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से ये क्वेश्चंस कॉमन आए हैं। 40 क्वेश्चंस में आप लोग के ये प्लेटफ़ॉर्म से 30 प्लस क्वेश्चंस आप कॉमन आ रहे हैं। जी, हाँ। वो मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अरे! इस सोर्स से तो ये दावा किया है कि उनके क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन आए हैं और मतलब हम बेसिकली ऐसा करते हैं कि जैसे ही जब भी एग्जामिनेशन होता है बैंक एग्जाम के जो मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो मेंस के अंदर जो जीके या जीए क्वेश्चंस जो भी आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस हो गया या फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस हम क्या करते हैं हमारे पीडीएफ के अंदर हमने कौन से मंथ के अंदर उसे कवर किया था, वो हम वहाँ पर एज़ अ
उसका सेशन करते हैं आफ्टर क्लास। मैंने भी यहाँ पर जीए की 3-4 सेशन लिए थे लास्ट टाइम। तो उसके अंदर हमने क्लियरली बताते हैं, ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का रेफरेंस करिए, या सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो है हमारे जनवरी पीडीएफ 30, जनवरी पीडीएफ 20 के अंदर पूछा गया है। तो वो एक अच्छी बात होती है स्मार्टकेडा पे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो खास करके सेक्शन आता है बैंकिंग एग्जाम के अंदर, वहां पर क्या है, करंट अफेयर्स हो गए या ये चीजों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें कोशिश हमारी यही होती है हमेशा कि जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं, वो एक्सपर्ट का ध्यान इसी चीज पर रहता है कि कैसे भी करके हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाए एग्जाम्स में, और उसके साथ जो न्यूज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी हम कवर करें। तो आपने सीए मॉक ड्रिल को यूज किया एंड उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट होने लगा, एंड जो प्रॉब्लम आपकी थी आज से नोट्स लिखने की, वो आपकी वहां पे तो पूरा खत्म ही हो गया। और भी सर, क्योंकि जब भी रिवाइज करना होता था तो वो मैं मॉक टेस्ट लगा लेती थी, वहां पे आपका डेट भी अवेलेबल होता है, वीकली भी होता है मई। मैंने क्वेश्चन मैं पीडीएफ से पढ़ती थी कि मैं मॉक लगा लेती थी, तो मेरा रिवाइज भी होता था अच्छा खासा। तो आपका एसबीआई क्लर्क में शिफ्ट कौन सा था? मेरा फर्स्ट शिफ्ट था सर। तो ये चीज होती है दोस्तों कि आपके गलतियों से आपको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर खुशबू ने सबसे पहले 2016 के अंदर जो गलती करी वो है, प्रीलिम्स के साथ मेंस को साथ में नहीं लेके चले। अगर वो तभी लेके चले होते तो आज जो है वो 5-7-8 साल हो चुके होते हैं उनको बैंक एग्जाम के, बैंक के अंदर जॉब करते करते। तो वो उन्होंने मिस्टेक 2020 के अंदर नहीं किया। 2020 के अंदर क्या हो गया, मेंस एग्जामिनेशन को दिक्कत आ गई, फिर उन्होंने वहां से छोड़े। उसके बाद आईपीएस क्लर्क के अंदर उन्होंने गलती करी कि जो करंट अफेयर्स होता है उसको हाथ से लिखना स्टार्ट किया, एंड उसी गलती की वजह से उनको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत हुआ, क्योंकि एक साल करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट आपके हाथ के नोट्स, क्योंकि कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोई नोट्स खराब हो गया या कहीं पे पेज फट गया तो वो भी दिक्कत होता है। बट उन्होंने वो गलती नहीं की। जो एसबीआई क्लर्क में उनको जो है एक अच्छा जैसे स्मार्ट खेड़ा की तरफ से जो हमारा सीए मॉक ड्रिल आता है उस सोर्स को फॉलो करके उन्होंने यहाँ पे अपने सीए मॉक ड्रिल, खास करके जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है जीए का कंप्लीटली, उसको प्रिपेयर किया, एंड जो टाइम सेव होता है सीए मॉक ड्रिल से, उन्होंने उस टाइम को बाकी जो टॉपिक्स है जैसे कि सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वहां पर उन्होंने लगाया। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट जीए, आपने उसका बड़ा फायदा उठाया। उसके साथ अभी मेन मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि टाइम को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट यही पूछते हैं कि सर डेली रूटीन बताइए, डेली रूटीन बताइए। मैं पूछता हूँ क्या तुम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ सकते हो? तो कहते हैं मैं 5 बजे उठ के पढ़ सकता हूँ। कोई कहता है मैं दोपहर के, आप जितना बोलोगे सर उतना पढ़ने को रेडी हूँ, बट फिर भी एग्जामिनेशन के अंदर जो है सक्सेस नहीं मिलता है। बट मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, 2016 में इन्होंने जंग स्टार्ट करी थी, वो कहीं ना कहीं जाके 2025 में वो जंग उनकी जो है वो जीत चुके हैं। टाइम लगता है, किसी को 1 साल में निकालता है, किसी को 7-8 साल लगते हैं एग्जाम निकालने के लिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे खुशबू जी हमें बता रहे हैं। तो टाइमिंग कैसे आपने मैनेज किया, कैसे आपको टाइम के अंदर कभी कभी, क्योंकि आपके साथ ऑब्वियसली आपका बेटा भी था, उसको भी टाइम देना था, घर के भी काम थे, उसकी उसकी देखरेख भी करनी थी, तो टाइमिंग कैसे आपने मैनेज किया? आपकी पूरी दिनचर्या कैसी थी पढ़ाई को लेकर? जी सर। सर जैसे मैं हमेशा से ही थोड़ा-सा मतलब रात में पढ़ना मैं प्रेफ़र करती थी। तो अभी बच्चा होने के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि दिन में मेरे बेटे का स्कूल वग़ैरह होता था, उसको छोड़ने जाना, लेने आना, ये तो होता ही था। फिर जैसे उसको स्कूल ड्रॉप करके मैं आती थी, मैं तुरंत ही बुक्स लेके बैठ जाती थी। वो इतना टाइम वो रहता था स्कूल में, वो मैं कोशिश करती थी कि यूटिलाइज़ कर लूँ। उसके बाद क्योंकि जब घर आता था तब से शोर मचाना, तो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तो होते ही थे। उनमें भी उसको भी मतलब मैंने अपने प्रिपरेशन पे हावी नहीं होने दिया। इनिशियली होते थे, फिर बाद में मैंने आदत डाल ली। साउंड में ही का मैंने आदत बना लिया। उस हाँ, पूरे मतलब जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, और उस चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक ऐसी चीज है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। कोई इंस्टाग्राम, जैसे कि अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया आप डिलीट कर सकते हो, बट आपका बेटा कहाँ भेजोगे आप? वो प्रॉब्लम, मैं कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आपने उसको आदत डाल दी कि नहीं ये शौर के अंदर ही मुझे पढ़ना है और मुझे कंसंट्रेट करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आपको कहीं पर भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जिस प्रॉब्लम को कहो या जिस सिचुएशन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उस चीज का आदत डाल लो, क्योंकि उस प्रॉब्लम से भी बड़ा आपका एम है। आपको एग्जाम निकालना, इनके दिमाग में था कि कैसे भी करके मुझे एग्जाम निकालना है, चाहे मैं शोर में पढ़ाई करूं, चाहे मैं रात में पढूं, चाहे दिन में पढूं, जहां जहां टाइम मिल रहा है
वहाँ वहाँ बस पढ़ाई कर लो। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप सभी के सामने, जो बच्चे पूछते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है अगर आपको लाइफ में सच में आगे बढ़ना है तो। ओके, उसके बाद आगे। पास होता है, आप कब कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर है। जी, ओके। तो उसके साथ एक और चीज़ मुझे पूछना है, मॉक टेस्ट के अंदर आपने कैसे-कैसे किया? प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट कितने लगाए, कैसे लगाए आपने? तो होता है कभी-कभी प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के अंदर रीज़निंग में कभी-कभी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो अगर मैं पूछूँ बैंक एग्ज़ाम के जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जीए, उसके साथ आपका क्वांट, रीज़निंग एंड इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट्स में सबसे ईज़ीएस्ट आपका कौन-सा था? जो आपको लगे कि मैं इसके अंदर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, क क कर सकती हूँ करके? जैसे सर मुझे मेरा सब्जेक्ट जो था, जो मुझे काफ़ी अच्छे से आता था और मेरे से क्वेश्चंस बनते थे और मार्क्स भी अच्छे खासे आते थे, वो था इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में मेरे अच्छे स्कोर आते थे, बनते थे, मतलब हमेशा हाईएस्ट साइड में ही रहता था मेरा स्कोर इंग्लिश में। उसके बाद आता बिज़नेस, नहीं आता जी। रीथिंग में मैंने काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिस मैं करती थी, पज़ल्स बनाना मुझे काफ़ी पसंद था और मैं हमेशा कोशिश करती थी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पज़ल बनाऊँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े, कि मिसलेनियस वगैरह पार्ट हो जाता है, बनते नहीं है पज़ल्स एग्ज़ाम में। ज़्यादा फ़ोकस करती थी और फिर जीए और मैथ्स मेरा बहुत ही वीक था सर, स्टूडेंट एट मैथ्स, बट स्टिल मैंने उसको मतलब वीक से थोड़ा एवरेज के लेकर चलोगे, ठीक है। मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपसे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, कोशिश करिए कि उसको आप और बेहतर बनाएँ। कोशिश करिए कि आप उसके अंदर और मार्क जो है वो प्री या मेंस के अंदर स्कोर कर सकें, और जो वीक है, उसको वीक रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो और वहाँ पे जाके वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट आ गया, या वो टॉपिक, वो क्वेश्चन्स आपके जो है नहीं बनने लगेंगे। तो ये बैकअप के लिए आपको जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपका होता है, उसको थोड़ा और अच्छे से आप मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बिलो एवरेज रखिए, बट इन्होंने जैसे किया कि क्वांट इनका थोड़ा-सा वीक था, बट फिर भी उन्होंने उसको एक स्टेप और आगे लेकर गए, जितना हो सके उतना पॉसिबल उन्होंने वहाँ पर जो है वो किया, ठीक है। तो खुशबू जी, मुझे आपके लाइफ के जो लर्निंग्स है वो ऑब्वियसली बहुत होंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, 16 से लेके आपने फिर जॉब किया, उसके बाद कोविड आ गया, आपने फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर आपका मैरिज, फिर वो सारे फैमिली इश्यूज़, वहाँ से जाके आपके हाथ में ये जो आज सक्सेस है वो कहीं न कहीं जो है आ गया है। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। क्या आप ये चीज़ के साथ एग्री करते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेशेंस इज़ द ओनली की एंड कंसिस्टेंसी आल्सो टुगेदर। अगर आप में वो जज़्बा है, आपको पेशेंस रखना होगा, फेलियर्स तो आते ही रहेंगे सर, फेलियर्स से तो कोई नहीं सकता। देखिए फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस जिसे या कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मैंने लिया था क्लर्क के टाइम पे जो गलतियाँ मुझसे हुई थी, मैंने उनसे बहुत ही सीख ली थी कि मैं ये गलती तो एटलीस्ट एसबीआई में नहीं करूँ। मैंने अच्छे में बैठा ली कि मेरे से अगर जीए में 5 क्वेश्चंस बनते हैं या 2 क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सिर्फ़ वही करूँ, क्योंकि सेक्शनल का होता नहीं है एसबीआई जीए में। तो मैंने वही किया, फिर फॉर्च्यूनेटली जीए के क्वेश्चंस मुझसे अच्छे खासे बने उस वक़्त और मैं जितना थॉट थी मैंने उतना ही अटेम्प्ट किया। जैसे 18 क्वेश्चंस मैंने किए, फिर सर आपका सेक्शन आया था जो आपने क्वेश्चंस वहाँ पे शिफ्ट वाइज़ एनालाइज़ करता अच्छा, मैंने, हाँ, मैंने लिया था शिफ्ट 1 का, दिखा था क्या आपने वो वाला? जी हाँ। था, मिलाने के लिए था, तो आपके वहाँ से मैंने मिलाया जो क्वेश्चंस, तब शायद सिर्फ़ गलत निकला, बाकी 17 क्वेश्चंस मेरे राइट पड़े। अच्छा, 17 आपके सही हुए एग्ज़ैक्टली। शिफ्ट 2 के अंदर थोड़ा दिक्कत हुआ था, आउट ऑफ द बॉक्स आया था पेपर। बट एक अभी जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि शिफ्ट 2 की वजह से एनालिसिस के अंदर कहिए या जो नॉर्मलाइज़ेशन है वहाँ पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, शिफ्ट 1 उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, फिर भी सिलेक्टेड है। तो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के अटेम्प्ट कितने थे टोटल? तो मैंने टोटल 91 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी आपकी अच्छी थी। बहुत अच्छी थी सर। इस बार मैं यही इतना बोल सकती हूँ, मैंने अपने लाइफ में 5th मेंस दिए, मेरा 5th मेंस है ऑल ओवर, अगर मैं 2016 से काउंट करूँ, उस वक़्त 1 मेंस, 2020 में 2 मेंस और इस साल आईबीपीएस क्लर्क क्लर्क चौथा, 4th और ये 5वां। तो 5वां मेंस एसबीआई का ये पहला एग्ज़ाम और पहला मेंस था। इन सारे मेंस में मेरा सबसे बेस्ट मेंस यही रहा। एसबीआई क्लर्क बेस्ट रहा, तभी तो आपका एग्ज़ाम निकला है, वो भी मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो खुशबू जी, कुछ लास्ट मुझे क्वेश्चन्स पूछने हैं। आपके लाइफ़ के 3 लर्निंग्स बताइए, ख़ास करके अगर मैं फीमेल एस्पिरेंट अगर एग्ज़ामिनेशन देना चाहे और उसके साथ जो मैरिड वुमेन है, ऐसा हमेशा होता है कि आज जब एज 26-27 हो जाता है, तब एक फैमिली के ऊपर प्रेशर आता है फैमिली की तरफ से कि अरे शादी कर लो, मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, मैरिज कर लो। इवन बॉयज़ को भी आता है, बट एक 28-29 के आस-पास आता है, बट गर्ल्स को ख़ास करके
25-26 के एज में आता है। तब क्या होता है कि ऑब्वियसली है मैरिज है तो थोड़ा-सा टाइम लगता है उसके पूरे सारे जर्नी के अंदर। फिर एक 6-7 महीने का गैप हो जाता है। उसके बाद तब सोचते हैं कि मुझे अभी अगेन बैक टू द वर्क मुझे काम करना चाहिए उसके ऊपर और मैं एग्ज़ामिनेशन क्लियर करूँ। तो आपकी 3 लर्निंग्स क्या है आपकी इस पूरे जर्नी के? एंड आप क्या कहना चाहोगे आपके जैसे जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके जैसे आपके फुटप्रिंट्स को यूज़ करके, तो उनके लिए आपके 3 लर्निंग्स बताइए जो आपने अभी तक सीखा। एक लर्निंग तो आपके लाइफ से आपका एग्ज़ाम्पल मुझे ऑलरेडी मिला ही है, सबके सामने हमने रखा है। ख़ास करके टाइमिंग को लेकर आप कैसे बताएँगे? सब्जेक्ट, टाइमिंग सभी कुछ? जी सर। तो जैसे सर मैंने ज़्यादातर अपना टाइम दिया था सर रीज़निंग को, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। मुझे रीज़निंग करना बहुत अच्छा भी लगता था, एज़ अ स्ट्रेस और फिर मैं उसको रखती थी। कभी अगर कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो चलो पज़ल बना लेते हैं, ऐसा मेरा था। मैं कभी खाली नहीं बैठती थी, मुझे हमेशा दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। जी, तो ये इनका फर्स्ट लर्निंग है कि आपको खाली नहीं बैठना है। अगर आपको कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, जिससे आपको मन कर रहा है कि मुझे बोर हो रहा है, पढ़ने का नहीं मन हो रहा है, तो आप ऐसा काम करिए जो आपको करने में इंटरेस्ट आए। इन्होंने कहा कि रीज़निंग, पज़ल उनको बनाने को अच्छे लगते थे, तो वो टाइम उन्होंने वेस्ट नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपको कहीं न कहीं एक चीज़ हो जाती है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बट वहाँ पर भी आपको खुद को रोकना है और ये सबसे बेस्ट लर्निंग मुझे लगता है आपकी तरफ से कि आपने कहा कि टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड? और सर जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए। जैसे मेरे घर में तो मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा बेटा था, क्योंकि और जो इनेविटेबल था वो तो होना ही है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने अदर डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया हैंडल्स जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सारे मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे उस वक़्त, कि मुझे कहीं पे फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है या माइंड रिलैक्स बोलते हैं ना अभी तो इतना पढ़ लिया थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। सर वो 2 क्वेश्चन कब 2 घंटे में बदल जाता है ना पता ही नहीं जी। चलता। हाँ, तो ये सेकंड सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा होता है ना कोई दोस्त बोलता है, "अरे! सुबह से पढ़ रहा है, थोड़ा चले जाके आता हूँ।" तो आप जैसे ही जाओगे कुछ अलग ही कहानी चलती है और वो 4-5 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता। 2 मिनट का आपका वो ब्रेक 2 घंटे में कब जाता है, वो समझ में ही नहीं आता है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा लर्निंग? उसके बाद सर ये है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी है मैं तो हमेशा बोलूँगी कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तो है ही सर लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक बार बीच में आप अगर आप रुक गए या ब्रेक ले लिया कि चलो बाद में करते हैं या आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, कल पढ़ते हैं। वो अगर आपकी जब ब्रेक हो गई ना वो आपकी कंसिस्टेंसी, वो शायद आपको लगता हो कि छोटी-सी मैंने एक ही दिन नहीं पढ़ा, क्या हो जाएगा इतना? वो एक आपको बहुत एक्सपीरियंस से पीछे ले जाता है। जी, बिल्कुल सही क्योंकि वो 1 दिन के अंदर बाकी स्टूडेंट जो है और पढ़ेंगे, आपसे आगे जाएँगे, 10-15 क्वेश्चन्स एक्स्ट्रा बनाएँगे, तो कहीं न कहीं वो आपको पीछे लेकर ज़रूर आता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपके पूरे प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर। तो देखो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का भी कहना होता है ना कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें? हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो खुशबू के सामने ही प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने उसको ओवरकम किया। उनको एक ही सपना था कि मेरे जो आने वाला फ्यूचर है, जो मेरा बेटा है, उसको मैं एक अच्छी लाइफ़ दूँ और प्राइवेट जॉब्स जिस एरिया से वो बिलॉन्ग करती है, वहाँ पे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने फ़ोकस किया कि मुझे ध्यान देना चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, जो मेरी लाइफ़ को और मेरे आने वाले जो मेरा बच्चा है, उसके आने वाले फ्यूचर को भी वो एक मेरा जॉब सैटिस्फाई रहे और टेंशन ना रहे किसी चीज़ को लेकर। तो उन्होंने अगर 8-9 साल स्ट्रगल किया उसके बाद अप्स एंड डाउन्स आए बट फिर भी आज उनके पास एक स्टेबल जॉब है और वो भी प्रेस्टिजियस एसबीआई क्लर्क जॉब। तो मेरा यही कहना है कि पेशेंस इज़ द ओनली की एंड आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। बीच-बीच में अप्स एंड डाउन्स आएँगे बट आपको उसको उस समय रोकना है। 4-5 घंटे तक कहीं न कहीं आपको शांत बैठना है और आपका जो मकसद है, उसके पीछे अगेन आपको भागना चाहिए। अगर खुशबू यहाँ पर कर सकते हैं इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप भी ये सवाल खुद से पूछिए कि इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी खुशबू ने बीइंग अ सिंगल मदर अपने बच्चे को सँभालना, घर सँभालना, उनके मॉम, घर के सारे काम, उसके स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेकर आना, ये सब करते उन्होंने फिर भी एग्ज़ामिनेशन निकाला। सो आई एम रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड अगेन कांग्रेचुलेशन एंड आप आने वाले जो भी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो एंड वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी जो भी आप बैंक जॉइन करोगे एंड आगे जाके आपकी जर्नी और इससे भी बेहतर हो, यही मैं कहना चाहूँगा स्मार्ट ट्रेडर की तरफ से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर। सर स्मार्ट मीटर ने काफ़ी हेल्प की सर। जैसे उनके मॉक ड्रिल का तो मैंने आपको बताया फिर सर उसका जो मॉक टेस्ट जो सीरीज़ है ना वो उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की सर। जी, तो सीएम मॉक ड्रिल और मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी सक्सेस जो है यहाँ पर लेकर आए।
सीए मॉकड्रिल एंड मॉक टेस्ट, एंड जो स्मार्ट किडा ने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश की है, एंड डेफिनेटली उसमें हमारा रोल है, बट ऐसा नहीं कहूँगा, उससे भी ज़्यादा आपका है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया। हमारा तो काम है आपको गाइड करते रहना, एंड एंड में क्या होता है, आप ही का हार्ड वर्क होता है जो आपने आज यहाँ पर सबके सामने एग्जाम्पल रख दिया। सो थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू।